नमस्ते दोस्तों। तो आप सुन रहे हैं फ्रांस की असली जिंदगी कपल पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि यूरोप में वो मार्च में घूमने आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ टिप्स चाहिए थी और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस भी उन्हें सुनने थे। तो वही उसी टॉपिक पर हमने अपना एपिसोड बनाया था। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस में एक्सपेंसेस और सेविंग, फ्रांस में कैसे पैसा मैनेज करें। आज का एपिसोड हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे हम बाकी एपिसोड्स करते हैं। हाँ, हमने कुछ एपिसोड्स क्वेश्चन आंसर पे भी किए थे, लेकिन इधर बीच हमारे कुछ एपिसोड सेगमेंट पर हैं। तो आज का एपिसोड भी सेगमेंट में ही डिसाइड है। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, फ्रांस आने से पहले पैसे को लेकर क्या सोच थी। फ्रांस आने से पहले पैसे को लेकर कोशिश, मतलब अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है इसका। जनरली ये होता है कि अगर इंडिया में रह रहे हो पैसे का बहुत जरूरी होता है। इंडिया में क्या पैसा हर जगह जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता था अगर एक बार दूसरी कंट्री चले जाएंगे तो भाई वो नहीं होता, वो अक्षय कुमार का वो जो मीम है, पैसा ही पैसा होगा, वो वाला सीन रह रहा था। ऐसा लगता था कि हाँ भाई बहुत ज्यादा पैसा होगा और पहली जॉब लगते ही लाइफ हो जाएगी लग्जूरियस। तो भाई 2000 से 3000 यूरो के बीच में लाइफ एकदम बढ़िया मक्खन सी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और सब कुछ सही चलेगा। तो जनरली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा मैंने पहले सोचा था कि 2000 से 3000 के बीच में सैलरी रहेगी तो लग्जूरियस रहेगा, लग्जूरियस तो बिल्कुल नहीं रहेगा, एक एवरेज पर्सन की तरह रहेगा। और यहाँ पर एवरेज पर्सन का मतलब क्या होता है, और इवन हायर सैलरी का मतलब क्या होता है, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वन ऑफ दी बेस्ट रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंडिया में जैसे रहेंगे और अगर यहाँ की आप फोटोज देखेंगे, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखेंगे, तो आपको वो देखकर लगेगा यार कितना मजा आता होगा यहाँ रहने में, और मतलब कितनी मस्त लाइफ है, चिल लाइफ है। वो है, और उसका केवल एक ही रीजन है, वो है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। तभी आप लोग वो फोटोज देख पाते हो, वो चीज इंजॉय कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम मिलता है। यहाँ पर लाइफ लग्जूरियस से बेहतर, इसको क्या बोलूं, नॉट लग्जूरियस बट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस है। यू एंजॉय योर प्रोफेशनल वर्क एंड देन यू कम एंड देन यू कम होम एंड देन यू वर्क ऑन योर social skills, you go out and have fun, you can do all these kinds of things। और आपको फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, बिल्कुल। अगर यहाँ 5 बजे ऑफिस छोड़ के निकल रहे हैं तो मतलब है कि वो टाइम हमारा ही है। इंडिया की तरह नहीं है कि हम रात में 10-10 बजे तक लैपटॉप के आगे बैठे और कोई कॉल भी नहीं करेगा आपको 5 बजे के बाद। आपके पास मैनेजर का एक भी कॉल नहीं आएगा। हाँ, और वीकेंड का मतलब वीकेंड ही होता है। ये नहीं है कि वीकेंड पे भी कंपनी ने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फैमिली को भी इजीली टाइम दे लेते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो उसी वजह से तो आप लोग देखते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है मेरी तरह सोशल मीडिया पे अपडेट करने का। तो आप, अगर आपके पास वो वीडियोस आती हैं या रील्स आती हैं या फोटोज आती हैं, तो आपको लगता है यार क्या मस्त लाइफ जी रहे हैं। तो इट्स एन एवरेज लाइफ वेयर वी हैव वर्क लाइफ बैलेंस एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड व्हाट वी आर डूइंग नाउ। बस वही है कि हाँ, मतलब इंडिया से लोग देखते हैं तो वो गलत सोच लेते हैं बहुत पैसा है वो है, ऐसा नहीं है। लोग जैसे महीने में 4 वीकेंड पर पैसा उतना तो जरूरी नहीं है 4 वीकेंड पे ही सब करते ही रहे। अरे 1-2 वीकेंड कर लिया, 1-2 वीकेंड घर में भी बिताते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट सेगमेंट है फ्रांस की सैलरी के बारे में बताना आप। तो फ्रांस की सैलरी एक्चुअली यहाँ पर जो फ्रेंच लेबर कोड है उसी के ऊपर बेस्ड है सब, जिसको कहते हैं मिनिमम सैलरी कंसेप्ट। और जो इसकी फ्रेंच एक्रोनियम है इसका SMIC करके है, जो कि लेबर को एक राइट देता है, बेसिक राइट देता है कि आपको इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक एडल्ट हैं। तो जो अभी जनरल सैलरी 2026 की चल रही है वो है 9.5 यूरोस पर आवर। दैट मीन्स आपको इन हैंड
1400 से 1450 ऐसे ही यूरोज हैं आपको इन हैंड तो मिलने ही मिलने हैं, और दैट इज फॉर 35 आवर्स पर वीक। अगर आप और एक्स्ट्रा काम करते हैं और आवर्स इंक्रीज करते हैं तो उसके बेसिस पर आपकी सैलरी और ज्यादा आएगी। ठीक है, तो अब वही अपना आवरली रेट फिक्स होता है उसमें वर्क में, और लीगली कंपनी आपको उस बेस सैलरी से कम नहीं दे सकती। अगर वो आपको कम दे रही है और SMIC ज्यादा है तो फिर सैलरी उस कंपनी को उस सैलरी का जो डिफरेंस है वो उनको पे करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं करेंगे तो फिर बाद में जो भी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अगर हो तो ऐसा तो मैंने कभी वैसे देखा नहीं है। मैं एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। एक्चुअली मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था। जैसे ही मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई अपने एक स्टार्टअप में, वहाँ के CEO से हमारी बात चल रही थी। तो मेरे को वो CDI का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे, जो कि एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ऐसा होता है यहाँ पर, अगर आप 2 महीने बिना सैलरी के काम करो किसी कंपनी में, या 3 महीने काम करो, तो वहाँ के आप परमानेंट एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली बन जाते हो। ठीक है ना। जब ये चीज़ मैंने अपने CEO को बताई और जब मैं छुट्टियों से वापस आया तो उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं रख सकते। हाँ, तो ये सीन है। हाँ, मतलब सैलरी मिल गई थी, लेकिन ऐसा था कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। उन्हें लग रहा था कि हाँ सस्ते में हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उनको लीगल चीज थोड़ी सी बताई तो उन्होंने वहां बोल दिया कि वी कैन नॉट कंटिन्यू। तो ये भी चीजें हैं। तो ये है लीगलिटी के चक्कर में कोई पढ़ना नहीं चाहता CEO। तो भाई वो जितना काम निकलवा सकते थे उन्होंने निकलवाया और अब आगे बढ़ गए। तो और हम भी आगे बढ़ गए, फिर ये चक्कर है। और हाँ, टैक्स का क्या सीन है? टैक्स का आई मीन मैं इंडिया का बता नहीं सकता, क्योंकि मैं पे यहाँ करता हूँ। इंडिया में मैंने आज तक टैक्स पे करा नहीं है। कोई मेरी वहाँ पर जॉब नहीं है, कोई मेरी इनकम नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक एक वो होता है कि एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ईयर एंड में आके दे सकते हो। जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है आई थिंक अराउंड मई और जून में होता है, जहाँ पर आपको अपना इनकम टैक्स पे करना होता है। और जनरली मैंने क्या ऑप्शन चूज कर रखा है, मैंने चूज कर रखा है प्रिलेवमो आला सोर्स। मतलब हर महीने हमारी सैलरी से कटते जाएंगे पैसे, और जो कि इनकम टैक्स की तरफ जाते रहेंगे, और फाइनली जो इन हैंड आएगा वो होगा हमारा मतलब क्या कहते हैं, अब मुझे वो प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं पता मुझे। अब जो भी कट काट पीट के आता है वो सीधा हाथ में आता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो हमारी पैसे होते हैं और हमें बाद में टैक्स वैक्स देने की। मतलब यहाँ मंथली, हाँ, इंडिया में लास्ट में कटता है। हाँ, और यहाँ मंथली कट के ही आता है। और वो आखिरी में फिर चेक कर लेते हैं कि या तो उन्हें देना होगा या फिर हमें देना होगा। अगर कोई डिफरेंस रहता है तो हम, अगर एक्स्ट्रा टैक्स पहुंच जाता है तो वो वापस भी करते हैं। हाँ, और थोड़ा सा सोशल बेनिफिट्स भी है। सोशल बेनिफिट का जो टैक्स होता है वो भी देना होता है यहाँ पर। तो वो भी सब पे करने के बाद हमारे हाथ में आखिरी में आई थिंक 30% सैलरी आती है। ग्रॉस सैलरी से 30% आता है हमारे पास इन हैंड। अच्छा, वैसे इन हैंड एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? इन हैंड एक्सपेक्टेशंस ये है कि भाई अपना नॉर्मली, ये तो खैर जो भी अब जॉब सर्च कर रहे होंगे कहीं भी कर रहे हो, तो वो ऑफर लेटर में ग्रॉस सैलरी देखकर अगर चीजें करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जनरली उनके हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारे हाथ में कितना आ रहा है आखिर जो में। सैलरी बताई जा रही है शायद हाँ, यही पूरी है। ये पूरी नहीं होती, वो ग्रॉस सैलरी होती है, उसमें काट पीट के तो जरूर आना ही आना है। जहां तक रही फ्रांस की बात, अगर आपकी सैलरी मान लो 37,000 है, तो आपके हाथ में पर मंथ 30% कट के आएगा। इनकम टैक्स और बाकी चीजें सब सोशल चीजें काटने के बाद हाथ में जो आएगा वो 30% आएगा। तो ये चक्कर है। अगर मान लीजिए 3,000 यूरोज पर मंथ अगर आपको मिल रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें से 30% कर लो, और वो काट के अपना जो आपके इन हैंड है वही सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और जहाँ तक रही ये तो था फुल टाइम का। और जो पार्ट टाइम होते हैं, सिंस वो पार्ट टाइम है तो वो लिमिटेड आवर्स के लिए होते हैं, तो उनकी सैलरी भी अनफॉर्चुनेटली कम होती है। और क्या कहते हैं, सोशल बेनिफिट्स, आई डोंट नो, सोशल बेनिफिट्स जनरली नहीं मिलते हैं पार्ट टाइम जॉब्स में, क्योंकि ये केवल एक क्या कहते हैं, एक इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब, राइट। पार्ट टाइम जॉब इट्स फॉर एक्स्ट्रा इनकम, इट्स फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम, और थोड़ा सा सपोर्ट करने को मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अपने फाइनेंस थोड़ा उनके स्टेबल से हो जाए, तो उसके लिए वो लोग इसको अपना यूज कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ही करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, बिल्कुल बेझिझक। और ये कोई
स्टेबल इनकम मैं नहीं बोल सकता इस चीज को, क्योंकि पार्ट टाइम इज अ पार्ट टाइम। सो तो चलिए हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर आते हैं, सेगमेंट 3। ओके। फ्रांस में महीने का असली खर्च कितना हो जाता है? बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पैसे लगा रखे हैं आपने, कहाँ से आप हाँ, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट हाँ, नहीं है, एक्सपेंसेस फिक्स्ड, डिफरेंट हाँ, हो जो सकता आपके है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या हैं, उस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। और क्या कहते हैं, जो आपका सबसे बड़ा जो खर्च है जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, रेंट में। आप भले ही इंडिया में रहें या फिर आप फ्रांस में रहें या फिर आप किसी और कंट्री में रहें, जहाँ आपका जो मैक्सिमम परसेंटेज जो होगा वो आपका रेंट में ही जाएगा। ठीक है ना। यहाँ जो होता है, यहाँ पर कितना मेरा 25 से 30% के बीच मेरा रेंट का जाता है, और दैट टू एवरी ईयर ये लोग इंक्रीज करते रहते हैं। 20 यूरोज एवरी ईयर दे इंक्रीज द रेंट। सो रेंट में बस यही चीज है। तो इसीलिए जो लोग होते हैं यहाँ पर जो एज अ बैचलर रह रहे हैं, वो लोग शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ताकि लोड थोड़ा कम आए उनके ऊपर, और जो पूरा जो रेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाफ, मतलब अगर 2 है तो हाफ, अगर 3 है तो 3 हाफ्स। ये है। और अगली चीज क्या हो गई, एक तो आपका रेंट हो गया, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस। तो इन सबको मिलाकर 10 वाटर, हाँ वाटर मान सकते 30 यूरोस आई थिंक वाटर का भी होता है। और इन सबको जो मिला के जो है ना 10% मानो इनको अपनी पूरी सैलरी का, तो 10% इसमें जाने ही जाना है। और सबका आपके पास नोटिस आता है, सबका बिल आता है, और उनको आप जैसे इंडिया में होता है वैसे उनको आप एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। और इनमें भी इंक्रीमेंट होता है, एक्सेप्ट द इंटरनेट वन, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। ये वाले जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो हमारे यहाँ के फ्रांस के गैस प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, और अब भी उतने ही हैं, और कम नहीं हुए हैं। ये तो हाँ ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में? हाँ, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड काफ़ी डिसिप्लिन है। टाइम जो लिखा होगा फोन में मोस्ट प्रोबेबली ±30 सेकेंड या ±2 और 3 मिनट्स हो सकता है, लेकिन वो भी 2 और 3 मिनट्स तब होगा जब ट्रैफिक आपको मिला होगा। जैसे मान लो अगर आप रश आवर के टाइम पे जाएंगे, तो हायर पॉसिबिलिटी ये रहेगी। अगर आप सिटी में हैं तो थोड़ा सा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितना स्पेंड हो जाता है? इतना स्पेंड हो जाता है। सो मतलब आप जनरली डेली बेसिस पे लेते हो या मंथली पास? मेरा मंथली पास होता है अराउंड 58 यूरोस। तो मुझे लगता है मंथली पास थोड़ा सा सस्ता भी मंथली पड़ेगा। यस, आई मीन अगर मैं साल भर का लूंगा तब भी वो उससे ही सस्ता पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है उसमें कि मैं उसको रिम्बर्स नहीं करा सकता कंपनी से, मैं केवल मंथली रिम्बर्स करा सकता हूँ। तो अगर मैं 58 यूरोस पे कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे 45 यूरोस या 48 यूरोस वापस कंपनी रिम्बर्स कर देती है, जो कि मुझे सैलरी में एज अ कैश मिल जाता है। तो ये तो इसका हो गया। और बाकी अपना ग्रोसरीज वगैरह हो गई, और ग्रोसरीज में तो ज़्यादा खर्च है नहीं, उसमें भी मान लो वीकली 20 यूरोज मैक्सिमम, अगर केवल ग्रोसरीज ले रहे हो। अगर आपको कोई स्नैक्स चाहिए या कुछ चाहिए, वो उसके लिए तो आपको खैर एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, ये है। और जहाँ तक रही हेल्थ इंश्योरेंस की बात, वो जैसे मैंने आपको बताया था, सैलरी में से जो 30 से 25 to 30% जो भी कट के हाथ में आता है, वो सब उसी में जुड़ा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी की तरफ से ही वो होता है, और वो इंश्योरेंस और वो कंपलसरी होता है लेना, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, परसों को जब हम लोग गए थे तो मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा था, मुझे बस अपना कार्ड दिखाना था और हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना था, एंड यू विल गेट योर मेडिसिन डायरेक्टली विदाउट एनी हैसल। तो और ये काफ़ी यहाँ एडवांटेज है। सबसे बड़ा खर्च होता है खाने पर। अगर आप बाहर खाना शुरू कर दें तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि आप सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि तब सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है फूड, बाहर तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव। जैसे मान लो घर पे आप जो 5 से 7 यूरो तक का खाना आप घर पे बनाओगे एक बार का, अगर आप उसको फूड डिलीवरी से मंगाओगे, वो आपको कम से कम 22 यूरो से 24 यूरो लगेगा, और वो भी केवल एक बंदे का। हाँ, और यहाँ 5-6 यूरो में 2 लोग का बन जाएगा।
तो ये थोड़ा सा यहाँ चक्कर है। सेगमेंट 4, सेविंग करना सच में बहुत मुश्किल है यहाँ पे। यार मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सेविंग्स भले ही आप इंडिया में करो या यहाँ करो, आपको जो चीज़ चाहिए वो है डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है तो इनकी ही वजह से है जो आज मैं इतनी सेविंग कर पा रहा हूँ। नहीं तो जनरली मुझे याद है मैं काफ़ी फूड डिलीवरी वाले चक्कर में फंस गया था। तो कोविड के बाद से आदत लग गई थी फूड डिलीवरी वाली, तो भाई वो मेरी आदत थोड़ी सी कंटिन्यू रही। तो अब टेक्निकली थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ है फाइनेंस में, तो उसकी वजह से आई वुड लाइक टू थैंक माय वाइफ। और हाँ, तो ये है। और सेविंग्स में तो जनरली मैंने आपको बता ही दिया है कि अपना जो रेंट अगर आपको सेव करना है तो आपको साथ में रहना पड़ेगा किसी के, ताकि आपका रेंट कम हो जाए। और बाकी जो फ्रांस एक फैशन कंट्री है, और मेक श्योर कि भैया आप दूसरे लोगों को इतने अच्छे अच्छे कपड़े देख के अपना, अगर आपने कोशिश करी कि हाँ भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लाइफ तो स्टाइल ट्रैप में फंस जाएंगे। हाँ, ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छी तरह तो आप जानेंगे कि कितना सिंपल है। शो ऑफ आपको नहीं मिलेगा इतना, एक्सेप्ट पेरिस आई थिंक। हाँ, क्योंकि फैशन कैपिटल है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट सम क्रेजी फैशन। और शॉपिंग कल्चर में क्या होता है कि लोग सेल्स के चक्कर में एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं कि अभी सेल है, मतलब कुछ बिना जरूरत की चीजें भी एक्स्ट्रा ले ली जाती हैं। तो इसमें नहीं फंसना चाहिए। देख लो जरूरत क्या है, सेल हो या ना हो, जरूरत है तभी सेल में भी लो। अगर जरूरत नहीं है तो सेल में भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ लोकल शॉप्स भी मिल जाती हैं जहाँ पर आपको थोड़े मतलब अफोर्डेबल क्लोथ्स मिल जाते हैं। और जैसे आपका एक जगह है यहाँ पर एस्किरोल के पास थी और पहले जस्टिस के पास थी, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको रेगुलर स्टोर्स में यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। मॉल्स वगैरह में भी कॉस्टली रहता है यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड टेम्पटेशन, यहाँ क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है, तो ये लगता है कि अपना ही पैसा है, खर्च करते रहो और क्या, क्योंकि लेकिन ये छोटे छोटे जो स्पेंड्स होते हैं वो आगे चल के हमारे सर का बोझ बनते हैं। तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग तो मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अब मुझे याद है मैं जब लास्ट टाइम यूके गया हुआ था, तो अब भैया अब उस टाइम तो नए नए आए हुए थे, तो हमारे दिमाग में तो यही था यार, 1 पाउंड ही तो है, 2 पाउंड ही तो है, 3 पाउंड ही तो और ये सब करते करते कब -300 यूरोज हो गए मेरे अकाउंट में, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो गाइस ये एक एग्जांपल है कि अपना जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करें उसे बहुत आराम से सही तरीके से यूज करें, ताकि फ्यूचर में आपको परेशानी ना झेलनी पड़े इस चीज को लेकर। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके साथ है ना, तो आपके पास हाई इनकम होने के बाद भी आप सेविंग नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ खर्चे सोच समझ के करने पड़ते हैं। पहली चीज क्या है, सैलरी 2000 से 3000 के बीच होती है, और लगेगा 1 यूरो का सामान है, ये तो 1 यूरो का है, ये 2 यूरो का है, ये 4 यूरो का है। शूज लेने गए, अरे ये तो 9 यूरो के हैं। 9 यूरो तो बहुत सस्ता, 9 यूरो सस्ता नहीं होता, 9 यूरो 900 से ज्यादा होता है। तो बस वो है कि यहाँ करेंसी अभी सैलरी केवल हजारों में होती है, 2 से 3000। 3000 भी बहुत रेयर होती है, इतनी जल्दी 3000 सैलरी किसी की आपको यहाँ नहीं मिलेगी। 3000 सैलरी बहुत कम होती है, 4000 तो बहुत रेयर मिलेगी। तो मोस्टली होती है 2 से 2500 के बीच में सैलरी होती है। तो उस हिसाब से अगर हम खर्च करेंगे, रेंट पे बहुत कम भी हम लोगों का जाता है रेंट पे, फिर भी 700-800 चला जाता है, 800 यूरो से कम नहीं जाता है। तो आप सोच लो, तो उतने में सेविंग भी करनी है, खाने का भी है, और जो एक्स्ट्रा है इंश्योरेंस वगैरह है, वहां पर भी जाना है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई, इन सब के चार्जेस भी जाते ही हैं मंथली। तो अब आप बाहर के शौक ज्यादा कर लोगे तो फिर आप नहीं कर सकते हो सेविंग। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर। फ्रांस में कैसे मैनेज करना सीखा, प्रैक्टिकल टिप्स। तो भाई सबसे जरूरी है अपना एक बजट बना के रख लें कि भाई मान लो मैंने कैलकुलेट करके रख लिया कि मुझे रेंट कितना पे करना है, इंटरनेट कितना है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब मैंने नोट करके रख लिया कि ये मेरी फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस, ये तो मुझे करना ही करना है।
इनके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले वो देखो। उसके बाद फिर आप देखो कि आपका बाहर कितना खर्चा हो रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है, देखना कि सोशल लाइफ है तो यू नीड टू एंजॉय एंड इन्वॉल्व विद पीपल अराउंड यू। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई एक ड्रिंक और ले लेता हूँ, एक ड्रिंक और ले लेता हूँ, एक ड्रिंक और ले लेता हूँ, तो उसके चक्कर में थोड़ा बजट ना बिगड़ जाए, है ना। ये है, और तो वो एक अननेसेसरी खर्चा हो जाता है जो कि आपका आप बजट के आपको अफेक्ट करता है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है और अगर आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ये मैं अपनी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जनरली आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बैंक वालों से बात कर सकते हैं कि भाई क्या मतलब जैसे इंडिया में एफडी होती है, यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, तो उतना बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा। बल्कि बस आपका वो है कि अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप अपना जैसे ट्रेडिंग हो गया सीख सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कमोडिटीज़ देख सकते हैं, उन चीज़ के बारे में कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक तो आपके पास फिक्स्ड सेविंग भी रहेगी, और उसमें से थोड़ा सा 5% 10% से आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ताकि नॉट ओनली क्योंकि वो सेविंग्स में रहेगा तो ग्रोथ तो उसमें होगी नहीं, क्यों बस पड़ा ही हुआ है। अगर मेरे पास 1000 का नोट घर पे पड़ा है और मैं 10 साल बाद भी देखूंगा तो वो 1000 का हजार हजार ही रहेगा, उसमें तो कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं। तो वही तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक चेक कर सकते हैं कि भैया हाँ ऐसा है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे हैं तो ऐसे आप अपना मैनेज भी कर सकते हैं और हल धीरे धीरे करके ग्रो भी कर सकते हैं, ताकि आपको इतना हिट ना करे मतलब financially। वही कि अननेसेसरी खर्च बंद हो जाए और खाना घर का ही हो तो ज्यादा बेटर होगा। और सेल्स का सही यूज करें, सेविंग्स करनी है तो हमारा सेगमेंट 6 है, फ्रांस में आकर आपने क्या सीखा। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यही सीखा सबसे पहले तो मैंने हाँ, फ्रांस में आके। फ्रांस में हाँ शो ऑफ नहीं है। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे लोग होते हैं ना, सबसे बड़ी चीज है बच्चे तो शो ऑफ करते हैं, हाँ, स्कूल में भी करते हैं, देख भाई मेरी नई पेंसिल, देख भाई मेरी नई रबड़, ओ भाई शक्तिमान बना है मेरी रबड़ पे। हाँ, शक्तिमान यहाँ नहीं चलता, ये हाँ इंडिया का मतलब हाँ, एग्जांपल दे रहा मैं है। इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं, लेकिन वो केवल लिमिटेड केवल बच्चों में है, जो कि टीनेज है, जो कि सीख रहे हैं अपनी जिंदगी अभी आगे बढ़ना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उन्हें रियलाइज होने लगेगा कि हाँ कि यार ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ रखा नहीं है। तो ऑन द स्ट्रीट्स यू विल सी नॉर्मल पीपल नॉट शोइंग ऑफ, टू बी ऑनेस्ट। तो और अगर आपको देखना है कि भाई ये शो ऑफ क्या होता है, तो फिर जाइए अपना पेरिस शॉन्जलीजे, वहाँ एक लुई विटों की बड़ी बिल्डिंग है, और उसके बगल में किसकी बिल्डिंग है, प्राडा की बिल्डिंग है शायद। हाँ, तो वहाँ अगर आपको फैशन देखना है तो आप वहाँ जाके बेझिझक देख सकते हैं, शो ऑफ ही शो ऑफ मिलेगा। तो ये है वहाँ का। तो और सोशल प्रेशर नहीं है। सोशल प्रेशर नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं है कि भाई ये क्या कपड़े पहन लिए, ना 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 ना, दूसरे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जज नहीं करता कोई कपड़ों को लेके इतना। कपड़ों को क्या, किसी भी चीज को लेके। हाँ, अब यहाँ लड़के लड़कियां बने घूमते रहते सोशल हैं सोशल प्रेशर नहीं और है। घर का भी प्रेशर। सोशल प्रेशर नहीं है। अब आप इमेजिन कर लो कि आप लड़के हो और इंडिया में लड़कियों की तरह मेकअप करके निकलो, घर से ही बाहर नहीं निकल हाँ पाओगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो है। और यहाँ तो ये हम लोगों को नॉर्मल लगता है कि हम्म। लड़के लिपस्टिक लगा के चल रहे हैं, ब्लश लगा के चल रहे हैं, आई शेडो सब लगा के चलते, ये नॉर्मल हम लोगों को दिखता है। चलो तो फिर अब ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। सेगमेंट्स हो गए पूरे, सेगमेंट्स हमारे पूरे हो गए हैं। तो अगर आपने ये एपिसोड पूरा सुना है और आप फ्रांस आने की सोच रहे हैं या यहाँ पर हैं, तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए अगर आप यहीं पर रह रहे हो। हमें और क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप बिल्कुल बताइए। जस्ट टू बी क्लियर, ये जो पॉडकास्ट था इस वाले एपिसोड का, ये केवल हमने गिविंग यू एन ओवरव्यू, ये कोई ऐसा डीप नॉलेज वाला पॉडकास्ट नहीं था कि हाँ भाई कि ये रेंट है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ जाननी, जैसे कि घर कैसे ढूंढना है यहाँ पर, और जैसे कि यहाँ पर जो टैक्स होते हैं वो कितने कितने तरीके के टैक्स होते हैं, अगर जो आपको सैलरी मिलती है उसमें आप क्या क्या आपको मतलब पे करना होता है, क्या क्या कंपनी पे करती है, और कहाँ से आपको कितना इनकम टैक्स देना होता है इनकम टैक्स ऑफिस को, तो वो एक अलग डीप डिटेल्ड पॉडकास्ट हो जाता है और डीप डिटेल स्टडी हो जाती है उसमें। यहाँ केवल एक ओवरव्यू दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको ये
अच्छा लगा हो, बिल्कुल। है ना, यहाँ तक आए हैं तो शायद अच्छा ही लगा होगा। और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिए हाँ। अगर आप यहाँ हो, हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हो, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको कोई भी टॉपिक अगर पता हो या आप जानना चाहते हो उसके बारे में, हमारा पर्सपेक्टिव या फ्रेंच पर्सपेक्टिव, आप कमेंट में उसको लिख दीजिए नीचे। और मेक श्योर कि आप ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो, हाँ, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना भाई, अब यहाँ तक आए हो तो। चलिए, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में फ्रांस की असली जिंदगी के साथ। बाय बाय। भाव कितना रोक रही थी अपने आप को जब